चलो सबसे पहले देखते हैं कि एवोल्यूशन होता क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है लगातार चेंजेस आना। ठीक है, लगातार चेंजेस आएंगे तो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर तक लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, वेरिएशन आते रहते हैं, है ना। वो वेरिएशन क्या होता है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते रहते हैं, लगातार एक्यूमुलेट होते रहेंगे। तो जैसे जैसे वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस आती रहती है, जिसकी वजह से वो क्या आता है, आगे विद नई स्पीसीज फॉर्म हो जाती है। तो सिंपल है, तो हम कह सकते हैं कि लगातार चेंजेस आने की वजह से क्या है, नई स्पीसीज जो फॉर्म हो रही है। अब वो स्पीसीज फॉर्म हो कैसे रही है, मॉडिफिकेशंस आते कैसे हैं, वो आपने वेरिएशंस के जरिए पढ़ा था, राइट। तो सबसे पहले जो इवोल्यूशन वाला कंसेप्ट किसने दिया था? डार्विन ने, है ना। डार्विन के जरिए आपने समझा था कि डार्विन का कंसेप्ट उसने क्या थ्योरी दी थी, वो भी सब बताएंगे। पर उसने एक टर्म दी थी इवोल्यूशन के लिए, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि यही जो अभी मैंने आपको इवोल्यूशन के बारे में बताया इसके अंदर, कि जैसे जैसे आगे न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो रहे हैं नई जनरेशन्स के अंदर, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आ रही है। तो वो मॉडिफिकेशन आ क्यों रही है, क्योंकि वेरिएशंस का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है वहां पे। क्लियर? तो वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मॉडिफिकेशंस आ रही है। अब वेरिएशन किस किस वजह से आते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो वेरिएशन किस किस वजह से आता है, एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कॉपी हो रही है उस टाइम कोई एरर आ जाए, या फिर क्रोमोसोम का अरेंजमेंट कैसा है सेल डिवीजन के दौरान, उसकी वजह से आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट, कौन से गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर, और इसके अलावा म्यूटेशन। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, है ना। तो अब हम जो एक्चुअल में बेसिक पढ़ेंगे कि होता किस तरीके से पूरा का पूरा एवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको दे रखा है इलुस्ट्रेशन। इस इलुस्ट्रेशन का मतलब क्या है? इलुस्ट्रेशन वर्ड हम यूज करते हैं जब आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन करनी होती है, तो वहां पे हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इलुस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ ही एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक नीचे पिक्चर दी हुई है, तो इस पिक्चर के जरिए हम समझेंगे सारी चीज कि किस तरीके से हो रही है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट कंसेप्ट है इसके बारे में जानेंगे। तो इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको जो बीटल्स दिख रही है सारी की सारी रेड कलर की दिख रही है। अब रेड कलर की बीटल्स है, उसके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आपको पता है कुछ वेरिएशंस आते हैं। तो उसी तरीके से क्या हुआ, कुछ वेरिएशन आ गए यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर की एक स्पीसीज फॉर्म हो गई। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर की स्पीसीज यहाँ फॉर्म हुई तो इससे क्या फायदा होगा। तो मान लो ये जो बीटल्स आपको रेड कलर की यहाँ पे दिख रही है, ये एक लीफ के ऊपर ग्रो कर रही है। लीफ का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। इसके ऊपर बीटल्स ग्रो कर रही है ग्रीन कलर वाली। अब ग्रीन कलर वाली तो बीटल्स ग्रीन कलर के ऊपर दिखेगी नहीं, ये क्या शो करेगी, कॉमोफ्लाज एक तरह से शो करेगी, जिसके अंदर क्या है, ग्रीन ही बैकग्राउंड है, ग्रीन कलर के ऊपर बीटल है, तो इसको रिकॉग्नाइज करने में मुश्किल होगी, है ना। वहीं पे जो रेड वाली जो है इसके ऊपर इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो ये क्रो जो है इनके ऊपर फीड करता है, इन बीटल्स के ऊपर। तो ये क्रो क्या करेगा, रेड वाली को तो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगा, पर ग्रीन वाली को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्रो ज़्यादा से ज़्यादा रेड बीटल्स के ऊपर क्या करेंगे, फीड करते जाएंगे। अब रेड बीटल्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन वाला क्या कर रहा है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ग्रीन वाला अपनी पॉपुलेशन क्या है, लगातार इंक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखते हो, और एक टाइम आ रहा है जब क्या हो गया, पूरी तरीके से ग्रीन वाले ने क्या किया, रिप्लेस कर लिया किसको, रेड वाले को। तो ये क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, कि एक वेरिएशन आया यहाँ पे फर्स्ट स्टेज के अंदर, यहाँ पे एक वेरिएशन आया जिसकी वजह से, अब वेरिएशन क्या है, दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे ये क्या पॉजिटिव है,
ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो न्यूट्रल भी हो सकता है, ना बेनिफिट कर रहा ना नुकसान कर रहा। पॉजिटिव वेरिएशन जो बेनिफिट करता है, नेगेटिव वेरिएशन जो कि नुकसानदायक है। और यहाँ पे वेरिएशन कैसा है, पॉजिटिव, जिसके अंदर ये क्या है, ग्रीन कलर का है, जिसकी वजह से लीफ के ऊपर वो कैमोफ्लेज शो करने लग गया, अब अनरिकॉग्नाइज्ड है इस बर्ड के द्वारा। अब क्या होगा, बर्ड कह लो, क्रो कह लो, जो भी कह सकते हो, अनरिकॉग्नाइज्ड है। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा कि ये ग्रीन वाला अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करता जाएगा, जबकि रेड वाला जो है उसके ऊपर क्रो फीड करता रहेगा और उसकी पॉपुलेशन एंड में आके खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो स्पीसीज थी और यहाँ जो स्पीसीज है पूरी तरीके से रिप्लेस हो गई, चेंज हो गई, तो न्यू स्पीसीज डेवलप हो गई। और इवोल्यूशन क्या कहता है, यही तो कहता है कि किस तरीके से न्यू स्पीसीज जो है मॉडिफिकेशन के जरिए जनरेट हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट जो ये दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है उसको समझते हैं अब। नेक्स्ट के अंदर क्या कह रहा है कि इस टाइम वेरिएशन आया, पर वेरिएशन जो था एडवांटेजियस नहीं था। यहाँ पे जो है ब्लू कलर की बीटल बनी। अब ब्लू कलर की बीटल बनी है वो इतना एडवांटेजियस नहीं है, क्योंकि एक लीफ है, लीफ के ऊपर अगर चाहे उसके ऊपर ब्लू हो तब भी वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी, और जब उसके ऊपर अगर रेड होगी तब भी वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी, दोनों ही रिकॉग्नाइजेबल है। राइट। तो अगर दोनों रिकॉग्नाइजेबल है तो कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा बीटल को इससे। तो क्रो तो दोनों के ऊपर फीड कर सकता है इस केस में ना। पर अब क्या हो रहा है कि ये रेड वाला जो है पॉपुलेशन अपनी क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, ब्लू वाला भी रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। पर अब क्या हुआ, जिस प्लांट के ऊपर ये बीटल्स ग्रो कर रही थी, अब क्या हुआ, अचानक से एक एलिफेंट आया, उसने अपना पैर रख दिया उसके ऊपर। एलिफेंट ने उसके ऊपर अपना पैर रखा तो क्या हुआ कि जो रेड वाले जो बीटल्स थी वो खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि उसने रैंडमली पैर रखा होगा, कोई ऐसे इंटेंशन से तो रखा नहीं, रैंडमली पैर रखा। तो उसके नीचे क्या हुआ, जो रेड वाली बीटल्स थी मैक्सिमम वो आ गई और खत्म हो गई, जबकि ब्लू वाली जो थी एक साइड के अंदर थी, वो बच गई एक साइड के अंदर ही लीफ के ऊपर। क्लियर। तो वो प्लांट के ऊपर जब रखा तो एलिफेंट फूट यहाँ क्या शो कर रहा है, नेचुरल क्लैमिटी, कोई भी हो सकती है वो नेचुरल क्लैमिटी हो सकता है, बाढ़ आने की वजह से कोई स्पीसीज खत्म हो जाए या किसी भी वजह से। तो अब क्या होगा, ये जो स्पीसीज जो है ये पूरी की तरह चेंज होगी। जो यहाँ रेड थी अब यहाँ पे कौन सी बची, ब्लू वाली, और आगे जो है सिर्फ ब्लू वाली रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रही है। तो इसमें क्या हुआ, जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, क्योंकि जो यहाँ पे जीन्स थे वो पूरे के पूरी तरीके से यहाँ चेंज हो गए। क्यों, क्योंकि नेचुरल क्लैमिटी ने क्या किया, दूसरी स्पीसीज को खत्म कर दिया। तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जिसकी वजह से क्या आया, जीन फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि स्पीसीज पूरी तरीके से चेंज हो गई। यहाँ पे रेड वाली डोमिनेट कर रही थी, यहाँ पे अब ब्लू वाली जो है डोमिनेट कर रही है। इसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है उसको समझो, जब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, चाहे वो वेरिएशन बेनिफिशियल होता है चाहे नॉन बेनिफिशियल है, जैसा भी वेरिएशन है, पर अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है रैंडमली कोई नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्लियर। जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्लियर है कंसेप्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट का। ओके। अब जो लास्ट केस है उसको भी समझो कि लास्ट केस के अंदर क्या बोल रहे हैं। लास्ट केस में क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस केस के अंदर ये रेड बीटल्स वही लीफ के ऊपर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लीफ जो था, इस लीफ के ऊपर मान लो कोई डिजीज लग गई। अगर इसके ऊपर कोई डिजीज लग गई तो अब ये जो है यहाँ से ये लीफ क्या हो जाएगा, थोड़ा खराब हो जाएगा। खराब हो गया तो इस इन बीटल्स को क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो जो आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो बीटल्स आ रही है उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा। अब न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं मिल रहा तो उस वजह से क्या हो रहा है, वो वेल डेवलप्ड पूरी अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रही। तो जैसे अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, अगर कोई ह्यूमन बींग है, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, एकदम दुबला पतला सा कमजोर सा हो जाएगा। उसी तरीके से बीटल जो है, क्योंकि प्लांट को डिजीज हो गई तो फूड इनफ मिल नहीं रहा, तो वो बीटल जो है छोटी छोटी आई है। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जब रिप्रोड्यूस कर रही है आगे भी बीटल जो है एकदम छोटी छोटी ही डेवलप हो रही है। पर इस लास्ट केस में क्या कह रहा है, जो लीफ है दोबारा से अच्छा हो गया, अब लीफ जो है एकदम बढ़िया से ग्रो हो गया, डिजीज जो उसके ऊपर लगी हुई थी वो खत्म हो गई।
तो अब क्या होगा, वो बीटल्स दोबारा अच्छे से पूरी वेल डेवलप्ड पहले जैसी होने लग जाएगी। तो इसके अंदर क्या हुआ है, कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, अब इवोल्यूशन हुआ क्यों नहीं, उस चीज को समझना जरूरी है कि यहाँ पे जब फूड जो है उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा था, तो उसके अंदर जो चेंज आया था वो किसके अंदर आया था, सोमैटिक सेल्स के अंदर चेंज आया था। ये चीज समझना है। ठीक है, तो ये क्या है, सोमैटिक सेल्स के अंदर चेंज आया था। करेक्टर्स उसने एक्वायर किया था वो अपनी लाइफ के दौरान। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या हुआ, अब उसको दोबारा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी फूड नहीं मिल रहा, तो दोबारा छोटी ही आ रही है। तो यहाँ पे कोई चेंज जर्मिनल सेल्स के अंदर नहीं आया। जर्मिनल सेल्स के अंदर अगर चेंज नहीं आया, इसका मतलब आगे जो है कोई वेरिएशन नहीं आएगा। सोमैटिक सेल्स के अंदर अगर कोई वेरिएशन आता है तो सोमैटिक सेल्स का रिप्रोडक्शन के अंदर कोई रोल नहीं होता, तो वो आगे कोई भी जीन जो है ट्रांसफर नहीं करते। ट्रांसफर कहाँ से होते हैं, जर्मिनल सेल्स, जहाँ से क्या बनते हैं, गैमेट्स। और आपको पता है वो गैमेट्स ही आगे इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, जायगोट फॉर्मेशन में और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पे सीधा सीधा कंसेप्ट है कि ये जो चेंजेस आ रहे थे वो एवोल्यूशन की वजह से नहीं थे, बल्कि उसके खुद के इन्वायरमेंट में फूड अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रहे थे। क्लियर कंसेप्ट, किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पे जो ये ट्रेट है आप क्या बोल सकते हो, एक्वायर्ड ट्रेट है। ठीक है ना, एक्वायर्ड, दो चीजें होती है, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, उन्हीं की मैं आगे बात करूंगा। पहले आप मेरे को बताओ, अगर ये यहाँ तक क्लियर हो गया है सभी को, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था बेसिक जो आपको बता रहा था कि एवोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है और कब इस केस में नहीं हो रहा। ठीक है, ये थ्योरी भी मैं डिस्कस करूंगा कि विसमैन की जो थ्योरी थी वो भी आगे पूरी आपको बताऊंगा, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये सब मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन, ये थर्ड सिचुएशन याद रखिए, मैंने सारी सिचुएशंस आपको एक्सप्लेन कर दी। अब जो है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं ना। चलो, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स शुरू करते हैं। एक्वायर्ड क्या होता है, एक्वायर्ड जो होता है ड्यूरिंग लाइफ, एक लाइफ के दौरान जब कोई एक्वायर करता है करेक्टर। एक्वायर कैसे करता है, उसके इन्वायरमेंट से या फिर उसकी हैबिट से। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो जिम जा रहा है, उसने बढ़िया डोले शोले बना लिए, तो उसने क्या किया, वो डोले जो उसने बॉडी बनाई है वो एक्वायर की है ना, उसने खुद मेहनत किया, उससे एक्वायर की है। कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा खाना खा खा के मोटा हो गया, तो वो मोटापा जो है, फैट उसने एक्वायर किया है अपनी लाइफ के अंदर। ओके, तो इसको बोलेंगे एक्वायर ट्रेड, जो उसकी अपनी लाइफ के अंदर वो एक्वायर कर रहा है। इनहेरिटेड ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो वो अपने पेरेंट्स से लेता है। तो पेरेंट्स से जब प्रोजेनी के अंदर या ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होता है, फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जब ये इस तरीके से ये ट्रांसमिट हुआ फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट से चाइल्ड के अंदर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो जैसे आपके जो, अगर मान लो आंखें आपके पेरेंट्स के जैसी ही दिखती है, तो इसका मतलब क्या है, वो इनहेरिटेड ट्रेट है, आपने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, है ना। सिंपल सी बात है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट। आपको ध्यान रखना है, लगातार इसके अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है, डिफरेंस पूछा जाता है क्या होता है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के अंदर, तो ये बार बार आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस आप यही लिखोगे, एक्वायर्ड के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम एक्वायर होते हैं, डेवलप होते हैं। तो एक्वायर्ड के अंदर क्या लिखोगे, ड्यूरिंग लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर या डेवलप किए जाते हैं। जबकि इनहेरिटेड का मतलब क्या है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से ऑब्टेन होंगे। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट आपका यही रहेगा। सेकंड पॉइंट, एक्वायर्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सोमैटिक वेरिएशन होते हैं। सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव जो गैमेट प्रोडक्शन के अंदर पार्ट ले रहे हैं सेल, उनको छोड़ के सारे क्या है, सोमैटिक सेल हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो ये कहाँ होंगे वेरिएशन, एक्वायर्ड वेरिएशन सोमैटिक सेल के अंदर आते हैं। जो भी चेंजेस आएंगे सारे के सारे सोमैटिक सेल्स के अंदर आएंगे। जबकि
इनहेरिटेड ट्रेड्स के अंदर जो भी आते हैं वो कहाँ आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, जो जीन्स के थ्रू आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है। दूसरा, एक्वायर्ड ट्रेड के ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट आता है डायरेक्टली, वो इन्वायरमेंट के थ्रू वेरी कर सकते हैं और हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस आता जाए। जबकि इनहेरिटेड ट्रेड्स के अंदर देखा जाता है कि उसके अंदर हो सकता है कोई म्यूटेशन की वजह से कोई चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, या क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी आ रहे हैं। तो अलग अलग जो हमने वेरिएशंस के मेथड पढ़े थे वो सारे इनहेरिटेड ट्रेड्स के जरिए वेरिएशन कोज करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। लास्ट पॉइंट क्या होगा, एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं पर्सन की डेथ के साथ ही खत्म हो जाते हैं, मतलब पर्सन की लाइफ जब तक चल रही है तब तक ही उसके साथ है, वो मर गया तो एक्वायर्ड ट्रेड्स खत्म हो गए। पर इनहेरिटेड ट्रेड्स जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन हो जाते हैं। क्लियर डिफरेंस, बहुत सिंपल सा डिफरेंस था। अब ये जो एक्वायर्ड ट्रेड्स है और है, अब इनको आगे और मॉडिफाई करके इसके ऊपर थ्योरीज देगी। तो थ्योरीज के अंदर सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो किसकी आती है, लैमार्क की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैमार्क थ्योरी की। इसका पूरा नाम क्या है, जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम आप मेंशन कर सकते हो फिलोसॉफी जूलॉजी की। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लो, फिलोसॉफी जूलॉजी, ये जी है। ठीक है, तो इसके अंदर इसने अपना कंसेप्ट दिया था लैमार्क ने। तो लैमार्क की थ्योरी के अंदर क्या कंसेप्ट दिया गया था उसकी बात करते हैं। लैमार्क ने सबसे पहली चीज बोली थी इन्वायरमेंट। कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से जो भी एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे उनके अंदर न्यू नीड्स डेवलप होगी। क्या होगा, न्यू नीड्स डेवलप होगी, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको न्यू नीड्स डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। तो वो न्यू नीड्स को अब पूरा करना होगा। अब न्यू नीड्स को पूरा करने के लिए आपके पास न्यू डिजायर्स डेवलप होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आ गया, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस सीधा सीधा रहता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आएगा वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी के अंदर भी चेंजेस लाने होंगे, जिससे न्यू नीड्स डेवलप हुई। और वो न्यू नीड्स क्या है, न्यू डिजायर्स लेके आएगी आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आने होंगे। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या है, कुछ चेंजेस जो है वो एक्वायर करेगी, तो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे। ठीक है, ताकि आप वहाँ पे रह सको। कुछ हो सकता है कुछ नए ऑर्गन्स आप डेवलप कर लो, या फिर हो सकता है कुछ नई मॉडिफिकेशंस अपनी बॉडी के अंदर लेके आओ। क्लियर, तो ये क्या हो गया, एनवायरमेंट, न्यू यूज, न्यू नीड्स। ठीक है, अब जो है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इसका मतलब क्या होता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अब लेमार्क ये कहता है कि जो ऑर्गन्स का आप ज़्यादा यूज़ करते हो वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप ऑर्गन का यूज़ करोगे वो उतना ही एफिशिएंट, उतना ही वेल डेवलप होगा। इसलिए कहते हैं दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करो। डिसयूज़ के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गन आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे वो अपने आप रिड्यूस होता जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यूज़ मतलब जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उतना ज़्यादा वो अपने आप को क्या करेगा, एफिशिएंट बनाएगा, उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, अपने आप को डेवलप करेगा। डिसयूज़ कर रहे हो वो ख़त्म होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, है ना, या फिर कह सकते हो डीजनरेट करता जाएगा। क्लियर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। उसके बाद वो बोलता है इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स, क्या मतलब है इसका इंटरनल वाइटल फोर्स, कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर खुद के अंदर टेंडेंसी होती है टू चेंज देमसेल्व्स, कि उनके अंदर टेंडेंसी है कि वो चेंज कर सकते हैं और वो हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं, अपने स्ट्रक्चर को और कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। ठीक है,
तो लार्जर और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं ताकि उसका जो वर्किंग है और ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, या फिर वो परफेक्टनेस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो उनकी जो टेंडेंसी रहती है किसकी तरफ, ज़्यादा परफेक्टनेस की तरफ, क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप होते जाते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया, इंटरनल वाइटल फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब मैंने आपको बताया था हेरिडिटी के अंदर। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसका प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को आप बोल रहे हो इनहेरिटेंस, कि करेक्टर्स एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो ये कह रहा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। अब जो करेक्टर आपने एक्वायर किए अपनी लाइफ के अंदर वो ट्रांसमिट होते हैं। ये बोलता है कि अगर मान लो कोई पर्सन है, उसने अपना मस्कुलेचर बढ़िया बना लिया है जिम वगैरह करके, तो उसका जो आगे बच्चा होगा वो भी पूरा हेल्थी होगा, पूरा डोले शोलों के साथ होगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता, पर ये बोलता है ऐसा होता था लैमार्क के अकॉर्डिंग। तो उसने एक एग्जाम्पल भी दिया था जिराफ का। तो वो क्या कहता है, जिराफ की नेक लगातार बड़ी होती गई, क्योंकि वो पहले क्या करता था, ये ग्राउंड है, यहाँ पे जो छोटे बुशेज होते थे उसके ऊपर पहले वो फीड करता था जिराफ। जब ये यहाँ पे नीचे के जो लीफ वगैरह खत्म हो गए तो उसने शॉर्ट प्लांट्स के ऊपर फीड करना शुरू कर दिया। तो उसने अपने नेक के ऊपर स्ट्रेस दिया होगा। तो नेक के ऊपर जब स्ट्रेस दिया तो वो क्या हुआ कि धीरे धीरे लंबी होती गई। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नेक का यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है और वो एक्सटेंड हो रही है, लंबी हो रही है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, थोड़ी थोड़ी, ऐसे नहीं कि एकदम से बहुत बड़ी होगी, धीरे धीरे। अब क्या होगा, जब यहाँ पे उसने फीड करना छोड़ दिया, जब क्योंकि यहाँ लीव्स जो है वो खत्म हो गए, तो उसने और बड़े लंबे प्लांट्स के ऊपर फीड करना शुरू किया। तो लंबे प्लांट्स के ऊपर फीड करना शुरू किया तो जिराफ का जो था और बड़ी हो गई नेक। वो कह रहा है क्योंकि उसने और स्ट्रेस दिया अपनी नेक के ऊपर ताकि वो और ज़्यादा जो है लीफ वगैरह के ऊपर फीड कर सके। इसी तरह से क्या है, लगातार नेक लंबी होती गई, जिसकी वजह से आज का जो जिराफ है आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या हुआ कि लगातार जो है नेक इलोंगेट होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। पर बाद में इस थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया गया। तो गलत प्रूफ किया किसने, उसकी बात भी करते हैं कि कैसे ये रॉन्ग प्रूफ हुई थ्योरी। तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल रहा था विसमैन का। ये थ्योरी आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दी हुई है। तो डिस्कस करते हैं क्या विस्मैन ने एक्सपेरिमेंट किया था और क्या उसने थ्योरी दी थी। उसके बाद हम चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे। ठीक है, पर विस्मैन की थ्योरी डार्विन की थ्योरी के बाद आई थी, ये ध्यान रखना, उससे पहले नहीं आई थी, बाद में आई थी। तो विस्मैन ने क्या दिया था उसको समझो। उसने क्या किया, माइस लिया, ठीक है, जो यहाँ पे दिखा रखा है, माइस लिया। माइस को उसने क्या किया, उसकी टेल रिमूव कर दी। तो अगर मान लो ये माइस है, उसके पीछे से ये जो टेल थी, ये टेल को उसने रिमूव कर दिया। उसके बाद इसको रिप्रोड्यूस करवाया तो उसने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर दोबारा जो है वो टेल डेवलप हो गई। तो वो सोच रहा है कि अभी इसने तो पिछले जनरेशन में तो रिमूव की थी, इस जनरेशन में दोबारा कैसे आ गई। तो उसने दोबारा इसकी टेल रिमूव की, फिर इसको रिप्रोड्यूस करवाया। उसके बाद फिर देखा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो फिर दोबारा आ गई। तो ऐसा उसने लगातार 21 जनरेशन तक किया, कि लगातार वो क्या करता था, हर टाइम उसने क्या किया, विस्मैन ने उसकी टेल को रिमूव कर दिया। ठीक है, पर वो हर बार जब उसको रिप्रोड्यूस कराता तो आगे जो ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बनते थे वो कभी भी बिना टेल के नहीं हुए, हमेशा टेल के साथ ही होते थे। तो 21 जनरेशन तक उसने ऐसा किया। तो उससे फिर उसने एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, कि जो चेंजेस सोमैटिक सेल के अंदर आते हैं, सोमैटिक सेल के अंदर अगर आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाएंगे। पर अगर जर्मिनल सेल्स के अंदर कोई चेंज आता है, वही सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता है। सोमैटिक सेल का वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, अपनी लाइफ के दौरान जो भी करेक्टर्स एक पर्सन एक्वायर करता है, अपनी लाइफ के अंदर
जो भी करेक्टर एक्वायर करता है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाते। तो पूरी तरीके से उसने क्या किया था, लेमार्क की थ्योरी को खारिज कर दिया था और गलत प्रूफ कर दिया था। ठीक है, तो जो भी करेक्टर्स आप एक्वायर करते हो वो तब तक नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाते जब तक जर्मिनल सेल्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा या गैमेट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जर्मिनल सेल से ही गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। क्लियर? बहुत सिंपल सी थ्योरी है, और किस तरीके से उसने उसको रिजेक्ट किया वो भी बहुत क्लियर तरीके से मैंने आपको बताया। अभी भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जो कि कब दी थी, 1892 के अंदर दी थी। और यहाँ पे आप देख रहे हो डार्विन कब तक जिंदा था, 1882 तक जिंदा था, उसके मरने के 10 साल बाद आई थी। तो सिंपल सी बात है, डार्विन की थ्योरी के बाद ही इसने अपनी थ्योरी दी थी विसमैन ने। ठीक है, और उसका पूरा नाम है अगस्त विसमैन। अगस्त, AUGUST। ठीक है, अगस्त का महीना तो याद रहता ही है, उससे याद रख लेना। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे डार्विन की थ्योरी को।